कैसे आप लोग हैं। चलिए एक बार फिर से अध्याय 5 में आप लोग का स्वागत है। ये हमारा क्लास 5th का ईवीएस हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं 6 to 8 में सीटें है नहीं। 1 to 5th में ही जो 85 86 87 हज़ार सीटें हैं वही उसी पे सारा लोग फाइट करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम जानते हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऐतिहासिक स्मारक में कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो प्राचीन हमारे रह चुका है, हमारा प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो ईवीएस सेक्शन ये हमारा है। ईवीएस में हम लोग देखेंगे ओवरऑल अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डायरेक्ट बुक से ही पूछा जा सकता है। देखिए, पढ़ने को तो आप एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हैं अलग से, लेकिन जो बुक्स में है ना वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसलिए मैं बुक्स आपके सामने खोलकर आपको लाकर रखता हूँ ताकि आप लोग यहाँ से जुड़ सकें। और ये जो है पीडीएफ इसका आपको मैं टेलीग्राम चैनल टारगेट विथ राजीव रंजन पर शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं इसका पीडीएफ। तो चलिए आज हम बात करते हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, नालंदा का विश्वविद्यालय जो प्राचीन विश्वविद्यालय रहा है, नहीं जिसे नालंदा खंडहर के नाम से हम लोग जानते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है संसार का एक ऐसा प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था, ठीक है, जहाँ पे आवासीय था एक तरीक़ा से। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के संरक्षण में इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई थी। देखिए, तो गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के संरक्षण में 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो भारतीय अगर हम बात करें पुरातत्व सर्वेक्षण में जो है इसमें 10,000 से अधिक छात्र नहीं, जरताज ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुस्तक में जब देखा जाए तो इसके बारे में पता चलता है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, कि इसमें लगभग 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक थे। तो लगभग 2,000 से अधिक शिक्षक और 10,000 से भी अधिक छात्र थे। यहाँ ज्ञान अर्जन के लिए ज्ञान का केंद्र था। विश्व के कोने कोने से विद्वान और छात्रों जो है यहाँ पे आकर्षित होते थे और यहाँ पे इंट्रेंस के माध्यम से एडमिशन होता था। तो यहाँ जो है कुछ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की आदि देशों के लोग पढ़ने पढ़ाने के लिए आते थे। आप जानते होंगे ह्वेनसांग के बारे में, चीनी ह्वेनसांग, ये खुद आकर पढ़े थे और यहाँ पढ़ाए भी थे। तो 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जो है इसका उत्कर्ष काल माना जाता है हमारा नालंदा खंडहर का। नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन रहा है आज वह खंडहर में तब्दील है। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो यहाँ पर पढ़ाई किए थे और पढ़ाए भी थे। 12वीं शताब्दी में जो है यहाँ पर जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है इसको तोड़ दिया गया था, नहीं जला दिया गया था। तो इस तरीक़ा से यह जो है ज्ञान का यहाँ पे अंत जो है एक तरीक़ा से विश्व प्रसिद्ध था केंद्र, और ये जब इसको अंत कर दिया गया 12वीं शताब्दी के आते आते तो फिर यह समाप्त हो जाता है। इस विश्वविद्यालय में जो प्राचीन कला है वह एक बेहतरीन नमूना पता चलता है देखकर। ऊंची ऊंची दीवारें हैं, नहीं एक तरीक़ा से मुख्य द्वार जो है शानदार है। इसमें अलग अलग प्रांगण थे, लगभग 8 प्रांगण थे, 10 मंदिर भी थे। तो मंदिर का भी साक्ष्य मिलता है, 8 प्रांगण भी थे अलग अलग, जिनमें ध्यान केंद्र भी थे। आप जाएंगे नालंदा विश्वविद्यालय तो आप वहाँ समझ पाएंगे अच्छे तरीक़े से। तो इस तरीक़ा से पुस्तकालय क्षेत्र भी एक जगह है वहाँ पे, जिसको धर्मगंज कहा गया है। 9 मंजिली इमारत पर स्थित था। लाइब्रेरी वगैरह की भी व्यवस्थाएँ थे। 3 लगभग पुस्तकालय थे, रत्नदधि, रत्नरज्जक और रत्नसागर, ये 3 लाइब्रेरी थे उस समय। तो ये पूछा जा सकता है, रत्नदधि, रत्नरंजक, रत्नसागर ये थे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये 3 जो है पुस्तकालय थे इसमें। ठीक है, तो इसके प्रवेश द्वार पर 4 द्वार पंडित होते थे जो प्रवेश परीक्षा लेकर विश्वविद्यालय में जो है अनुमति देते थे प्रवेश करने को लेकर। ठीक है, चलिए यहाँ यह जो है देखा जाए अभी के समय में इसको जोड़े तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन व नोबेल पुरस्कार सम्मानित भारत रत्न डॉक्टर अमर्त्य सेन एवं अन्य विशेषज्ञों की देखरेख में चल रहा है। तो भारतीय स्थापना एवं भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ, ये तो आप जानते ही होंगे, इसके स्रोत वगैरह के बारे में आप जानते ही होते हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं बिहार स्मारक में। बिहार का जो प्राचीन इतिहास रहा है वह कई सारे स्मारकों से भरा पड़ा रहा है, चाहे वह मगध की राजधानी गिरिव्रज की हो, नहीं राजगीर,
पाटलिपुत्रा, वर्धमान जो पटना है, नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय हो, भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। 3 विश्वविद्यालय हुआ करता था, आप लोग जानते हैं, तक्षशिला, विक्रमशिला और आपका नालंदा। तो बोध गया महात्मा बुद्ध के लिए व्याख्यात था, ये आप जानते ही, इसको पहले भी मैंने बताया था। वैशाली महावीर के लिए जन्मस्थली है। बिहार में सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना साहिब में हुआ था। सूफी संतों का अभी केंद्र यह रहा है राज्य, ठीक है। प्राचीन काल में अशोक राज्य जो है पाटलिपुत्रा नहीं, काफ़ी कल्याणकारी जो है इन्होंने संदेश दिया था। तो इस तरीक़ा से और भी देखें तो अनेक स्तंभ बनवाए गए हैं, आज भी नंदनगढ़, लौरिया और कोल्हुआ में देखे जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीक़ा से मोतिहारी में केसरिया जो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो मोतिहारी में केसरिया जो है विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। यहाँ पे आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा केसरिया नहीं, ये वैशाली का स्तूप, ये अशोक स्तंभ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पटना संग्रहालय दर्शनीय है नहीं, एक तरीक़ा से अद्वितीय है। गोलघर के ऊपर मैंने पहले भी बात किया था आपको, पटना का गोलघर हो चाहे औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर, आप देख रहे होंगे यहाँ पे देव सूर्य मंदिर, ये हमारा देव सूर्य मंदिर है। पावापुरी का जल मंदिर है ये। तो चलिए इस तरीक़ा से आपने देखा कि हमारा जो है देव सूर्य मंदिर कहाँ है, विक्रमशिला, गोलघर, ये सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है एक तरीक़ा से देखा जाए तो इसका निर्माण जो है ईंट, पत्थर आदि से जो है इसमें इस्तेमाल किया गया, और उसमें सीमेंट की जगह सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, छोवा व गोंद का इस्तेमाल किया गया। नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय जो बनाया गया है उसमें ईंट का तो इस्तेमाल हुआ है, पत्थर का भी हुआ, लेकिन सीमेंट की जगह जो है उसमें सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, छोवा व गोंद का इस्तेमाल किया गया है ईंटों को साटने के लिए एक तरीक़ा से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा ये इस तरीक़ा से। तो चलिए ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, छोटा सा एक टॉपिक था। चलिए आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, फिर हम कुछ नए वीडियो के साथ मिलते हैं आपके साथ। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए पुनः एक बार। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।